नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम संविधान के पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का पार्ट 5 संघीय शासन से संबंधित है। संविधान का पार्ट 5 संघीय शासन से संबंधित है। शासन के 3 अंग होते हैं। जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, संघीय शासन पढ़ेंगे, तो हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जान लें कि शासन के कितने अंग होते हैं। तो शासन के 3 अंग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, फिर तीसरा होता है न्यायपालिका। शासन के कितने अंग होते हैं? तो हम कहेंगे 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है? तो अब ये जान लें कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। इन्हें हमें पढ़ना तो है आगे, लेकिन हम एक-एक लाइन में इनका सारांश अभी जान लेते हैं। देखिएगा विधायिका क्या होता है? तो कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कानूनों को बनाया जाता है। कानून कहाँ पर बनते हैं? तो हम कहेंगे कि विधायिका में बनते हैं। और हमारे यहाँ कानून बनाने वाली संस्था कौन-सी है? तो हम उसे संसद में बनते हैं। हमारे यहाँ कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो हम अपनी विधायिका को क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की विधायिका को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है? विधायिका तो हमने जान लिया कानून बनाने वाली संस्था है। तो कार्यपालिका क्या होती है? इसके बारे में भी जान ले। कार्यपालिका जो विधायिका ने कानून बनाया है, जो विधायिका ने कानून बनाया है, उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहेंगे हम? कानूनों को लागू करने वाली संस्था। कानूनों को लागू करने वाली संस्था कौन-सी है? तो वो क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। अब हम न्यायपालिका के बारे में भी जानें। न्यायपालिका क्या होता है? तो वाद विवादों का निपटारा करने वाली जो संस्था है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है? अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो वो कहाँ निपटारा होता है उसका? तो न्यायपालिका में होता है। इन कानूनों के हिसाब से वाद विवादों का निपटारा करने वाली संस्था वाद विवादों का निपटारा करने वाली संस्था क्या कहलाएगी? तो न्यायपालिका कहलाएगी। क्लियर हुआ? देखिएगा संघीय शासन पार्ट 5 में है भारतीय संविधान के। शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है? विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं हम? विधायिका कहते हैं। भारत में कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। इसलिए हम भारत की विधायिका को क्या कहेंगे? तो संसद कहेंगे। ठीक है? कार्यपालिका क्या होता है? इन कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या है? तो कार्यपालिका है। और न्यायपालिका क्या है? वाद विवादों का निपटारा करने वाली संस्था को हम क्या कहेंगे? न्यायपालिका कहेंगे। ठीक है? अगर ये क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कि एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव।
ठीक है। अब देखिएगा, संघ की शासन के 3 अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब हम ये देख लें कार्यपालिका में क्या क्या सम्मिलित होता है। कार्यपालिका में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो कार्यपालिका में सम्मिलित होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा क्या सम्मिलित होता है, तो दूसरा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा क्या सम्मिलित होता है, तो तीसरा सम्मिलित होता है प्रधानमंत्री और उसकी परिषद। प्रधानमंत्री एवं उसकी परिषद। ठीक है। एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी शामिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं, महान्यायवादी। क्लियर हुआ। कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है, एक तो राष्ट्रपति शामिल होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति शामिल होता है, तीसरा प्रधानमंत्री एवं उसकी परिषद शामिल होती है, चौथा क्या है, महान्यायवादी शामिल होता है। मतलब कि कार्यपालिका 4 से बन के मिलकर बनी होती है। अगर हमसे पूछ ले कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति सम्मिलित होता है, उपराष्ट्रपति सम्मिलित होता है, प्रधानमंत्री एवं उसकी परिषद या उसकी मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, उसकी मंत्री परिषद शामिल होती है, और क्या शामिल होता है, महान्यायवादी शामिल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक चीज और देख लेते हैं हम, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 52 से 62 तक किससे संबंधित हैं, राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक किससे संबंधित हैं, राष्ट्रपति से संबंधित हैं। ठीक है। 63 से 73 तक किससे संबंधित हैं, तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री एवं उसकी परिषद से संबंधित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 76, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 76। इसे याद करना बहुत जरूरी है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत के न्यायवादी से भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 76 है। ठीक है। कार्यपालिका भी क्लियर हो गया हमारा, कौन कौन सम्मिलित होता है। तो हम इसके सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है मेरे बच्चे, अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का ये राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो भारत का ये राष्ट्रपति होगा, ये भारत का प्रथम नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का प्रथम नागरिक होगा। दूसरा क्या कहता है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा।
संवैधानिक प्रमुख होगा एक मिनट, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक, अब ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, और जो संघ का शासन है, शासन किसके नाम से चलाया जाएगा? तो संघ का शासन या प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम नागरिक होगा भारत का, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, संघ का जो शासन है वह राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी कार्य होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, ठीक है। अगर भारत भारत की कोई भी संधि होती है किसी देश से, या कोई और कार्य होता है, तो उसमें क्या जरूरी है? राष्ट्रपति के नाम से होगा वो, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं हम, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। देखिए अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका की संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्लियर हुआ? संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से कर सकता है। देखिएगा, संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और वह इनका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों की सहायता से कर सकता है। अधीनस्थों का मतलब बेटा यहाँ मंत्री परिषद से है। वह या तो इनका उपयोग स्वयं करे या मंत्री परिषद की सहायता से करे, ठीक है। क्लियर हुआ? आर्टिकल 54 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो ये निर्वाचन होगा वो कैसे होगा? सबसे पहली जो चीज है वो ध्यान रखने की, एक तो ये अप्रत्यक्ष होगा, दूसरा ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। देखिए अप्रत्यक्ष कैसे होता है? इसमें सीधे सीधे जनता भागीदारी नहीं करती है।
जनता सीधे सीधे इस चुनाव में भागीदारी नहीं करती, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ध्यान दीजिएगा, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ये, निर्वाचित। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। देखिएगा, राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी विधानसभाओं के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना, इसमें भी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के भी क्या करते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो आप क्या कहेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था, एक तो यह अप्रत्यक्ष होता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है। और कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और तीसरा क्या है? एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल पे हम बढ़ते हैं, अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56 क्या कहता है भारतीय संविधान का? तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में चर्चा हुई है। क्या हुई है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुना जाता है अपने पद पर, तो हम क्या कहेंगे? पद ग्रहण करने से पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने योग्य है, राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं हो, दूसरे राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो 5 साल के बाद भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि चुनाव ना हो पाए या कोई और परिस्थिति आती है, तो राष्ट्रपति उस समय भी अपने पद पर बना रहेगा। क्लियर हुआ? सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, यहीं पे आर्टिकल 56 क्या 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करें हम, तो ये पुनर्निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और कितनी बार हो सकता है? तो ये असीमित बार। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन असीमित बार हो सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आर्टिकल 58। क्या आता है बच्चे? आर्टिकल 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? देखिएगा, अनुच्छेद 58 में 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात की गई है। क्या की गई है? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या क्या हैं उसके बारे में बात की गई है। देखिएगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। सबसे पहली शर्त है राष्ट्रपति के पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी मिनिमम एज मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। ठीक है, तीसरा क्या है? वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद धारण ना करता हो। अब देखिएगा, लाभ के पद के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है? लाभ के पद में क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
केंद्र या राज्य सरकार में केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री ये लाभ के पद में नहीं आते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री राज्य के पद में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें एक योग्यता और चाहिए, वो क्या है? देखिएगा, और क्या चाहिए, और क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं? एक तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, और बेटा ये जरूरी नहीं है जो वो भारत का नागरिक होना चाहिए तो ये जन्म से हो, जन्म से आवश्यक नहीं। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति की योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वह जन्म से नागरिक हो। उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, लाभ का कोई पद धारण ना करता हो। लाभ के पद में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सरकार या किसी भी केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है, और राज्यपाल। ठीक है, और चौथी योग्यता क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 59। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राष्ट्रपति की कार्यालय से संबंधित दशाएं। राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित दशाएं। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यालय से संबंधित दशाएं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 60। महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 60। ठीक है, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आर्टिकल है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा इसे? शपथ। भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर कभी परिस्थिति ऐसी आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पर फिर कौन शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को? तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का
वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, क्लियर हुआ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? वैसे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये जो बेटा वरिष्ठतम है, ये उम्र के हिसाब से वरिष्ठतम नहीं होगा, ये अपने कार्यकाल के हिसाब से वरिष्ठतम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आर्टिकल आता है 61, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 61। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्लियर हुआ? इम्पीचमेंट, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये महाभियोग है ये लगाया कब जाएगा? राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो जब भी संविधान का उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति, संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि संविधान का उल्लंघन है क्या? तो मेरे बच्चे, ये संविधान में परिभाषित नहीं है। संविधान में परिभाषित नहीं है। क्लियर हुआ? संविधान का उल्लंघन संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसी, हम ये समझ लें। महाभियोग की प्रक्रिया, देखो बहुत जरूरी है इसे समझना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी हैं? जिस भी सदन में आएगा उसके सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जिस भी सदन में आएगा जिस भी सदन में लाया जाएगा उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया है क्या है? प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, दो शर्तें आवश्यक है।
जिस भी सदन में लाया जाएगा उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ठीक है, सपोज कीजिए प्रस्ताव लोकसभा में आता है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या भी कितनी है? 543। तो 543 का 1/4 जितना भी होगा इनके हस्ताक्षर क्या होंगे? जरूरी होंगे। देखिए कितना हो रहा है, 1, ठीक है, 4 बार है, 3 बार है और 4 पंजे 20, लगभग 135, अप्रोक्स 135 आ रहा है। ठीक है, तो इसके इसके 135 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। क्लियर हुआ? अगर लोकसभा में आएगा तो 135 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा और राज्यसभा में आएगा तो उसके हिसाब से 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। देखिए इसकी दूसरी शर्त क्या है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा बच्चे। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस आवश्यक है। ठीक है, किसी भी प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। दो शर्तें आवश्यक हैं, जिस भी सदन में आएगा उसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? अब प्रस्ताव पहले सदन में जाएगा। यहां से ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस भी सदन में आया है प्रस्ताव पहले सदन में, जब पहले सदन में जाएगा तो यहां पर क्या होगा बच्चे? मतदान होगा। और जब ये मतदान होगा और मतदान करने के बाद जिस भी पहले सदन में जाएगा तो ये कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कितने से? 2/3 बहुमत से पारित होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव पहले सदन में जाएगा, मतदान होगा। अगर मतदान में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो ये दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो प्रस्ताव यहीं पर रद्द हो जाएगा। अगर ये हो जाता है, छोटा कर लूं थोड़ा, थोड़ा बड़ा हो जा, ठीक है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है पहले सदन में तो अब ये दूसरे सदन में जाएगा। कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सदन में जाएगा उससे पहले देखिएगा, प्रस्ताव पहले सदन में आया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अब क्या है? दूसरे सदन में जाएगा। अब इन दोनों के बीच में राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति या तो स्वयं या किसी अपने अधीनस्थ को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकता है।
जब प्रस्ताव पहले सदन में पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, अब प्रस्ताव अगर दूसरे सदन में आया और दूसरे सदन में भी वोटिंग हुई, दूसरे सदन में क्या हुआ, मतदान हुआ, और यहां भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया। सपोज करें यहां भी पारित हो गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अब क्या होगा, अगर ये ऐसा होता है, अगर दूसरे सदन में भी प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो ध्यान देना, राष्ट्रपति स्वतः, शब्द पे ध्यान देना, स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रस्ताव कोई किसी भी सदन में आ सकता है, जिस भी सदन में आएगा, दो शर्तें हैं। पहली क्या है, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। दूसरी क्या है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रस्ताव पहले सदन में आएगा, उस पर मतदान होगा, और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, तो अब वह प्रस्ताव दूसरे सदन में आएगा। अब जब प्रस्ताव दूसरे सदन में आएगा, तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, प्रस्ताव दूसरे सदन में आया है, वहां पर भी मतदान होगा, मतदान हुआ और 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, राष्ट्रपति की पद मुक्ति। क्या, राष्ट्रपति की पद मुक्ति। देखो, दो कारणों से बेटा राष्ट्रपति की पद मुक्ति हो सकती है, दो प्रकार से। पहला क्या है, या तो कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, क्या हो जाए, कार्यकाल की समाप्ति। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए, पद रिक्त हो जाए। ठीक है, ध्यान देना, अगर कार्यकाल की समाप्ति होती है तो क्या होगा, कार्यकाल की समाप्ति होगी तो क्या होगा, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही समाप्ति से पूर्व ही निर्वाचन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है किसी कारणवश, अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति की पद मुक्ति, कार्यकाल की समाप्ति, समाप्ति से पूर्व ही चुनाव हो जाएगा। अगर निर्वाचन नहीं हुआ तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। देखिएगा, वैकेंसी में मतलब रिक्ति में क्या क्या परिस्थिति हो सकती है। अगर रिक्ति की परिस्थिति आए, तो राष्ट्रपति या तो अपना त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे, या तो अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर किसी कारणवश
राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए, या फिर राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाए। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, पद मुक्ति या तो कार्यकाल की समाप्ति हो जाए या फिर रिक्ति हो जाए। रिक्ति चार प्रकार से हो सकती है, या तो मृत्यु हो जाए, या फिर त्यागपत्र दे दे, या किसी कारणवश निर्वाचन रद्द हो जाए, या फिर राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये चारों परिस्थिति आ गई, अगर ये चारों परिस्थिति आ गई, अगर ये चारों परिस्थिति आ गई, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा? ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, तो अब राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो ध्यान देना, रिक्ति की स्थिति में ध्यान देना क्या लिखा है, रिक्ति की स्थिति में, कार्यकाल समाप्ति की स्थिति में क्या होगा? वही राष्ट्रपति रहेगा जो पहले से है। कब तक रहेगा? जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। ठीक है, रिक्ति की स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। पहले तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। अब आपके मन में आ रही होगी, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो? कभी कभी ये चांस भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन आएगा? तो राष्ट्रपति की जगह कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, एससी का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहां पर भी वरिष्ठतम से हमारा तात्पर्य कार्यकाल से है, ना कि उम्र से। ठीक है, वरिष्ठतम का तात्पर्य क्या है? कार्यकाल से है। ठीक है, और ये जो कार्यकाल कार्य, इस राष्ट्रपति को हम क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे ये। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? राष्ट्रपति की जगह जो भी राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। और इसका मैक्सिमम कार्यकाल कितना होगा? अधिकतम कार्यकाल 6 माह होगा। कितना होगा? 6 माह होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम कितने माह में इन्हें कराना होगा? 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव इन्हें कराना होगा। मैक्सिमम कार्यकाल इनका कितना होगा? 6 माह होगा। इन्हें सारी वही वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो किसे मिलती हैं? राष्ट्रपति को मिलती हैं। अगर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कोई भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तो उसे सारी वही सुविधाएं मिलेंगी जो किसे मिलती हैं? राष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक है, अभी तक का एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है। एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है, क्या नाम है? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आने लायक है। क्या नाम है? एम हिदायतुल्ला। ठीक है,
आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू।